नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों आज जो हमारी क्लास है वे स्टैटिक जीके करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपके सामने जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021-22, उसे डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अब ये हमारी दूसरी क्लास है, यहाँ पे हम आपके सामने करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इन करंट अफेयर का हम आपके सामने स्टैटिक जीके लाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए, यूकेएसएससी के फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पुलिस के लिए और यूपीएसएससी और सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली क्लास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की यह होने वाली है। तो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो निम्न राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सीट में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये 5 राज्य हैं जहां पे चुनाव हुए थे, तो उनकी विधानसभा सीट से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीट, पंजाब 117, गोवा 40 विधानसभा सीट, मणिपुर 65 और उत्तराखंड 70 विधानसभा सीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको यहां पे डी दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल सही है। मणिपुर में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 65 नहीं है। तो कितनी विधानसभा सीटें हैं? मणिपुर में जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या 60 है। तो कितनी हैं विधानसभा सीटें? मणिपुर की विधानसभा सीटें 60 है। उत्तराखंड बिल्कुल सही है, 70 विधानसभा सीटें। हम निर्वाचित की बात कर रहे हैं। गोवा की बात करें तो 40, पंजाब की 117 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 है। अब थोड़ा यहां पे ये भी देख लीजिए, वैसे तो सभी को मालूम होगा क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन हम मणिपुर के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि यह चर्चा में नहीं रहता है। तो पहले सीएम और गवर्नर की बात कर लेते हैं इन सभी राज्यों की। तो उत्तर प्रदेश के कौन है? उत्तर प्रदेश के तो सभी जानते हैं कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्य, तो योगी आदित्यनाथ जी कौन है? सीएम है। और यहीं पर अगर गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी है। तो कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। तो आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल जी क्या है? गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो 117 विधानसभा सीटें हैं, तो वहां पे जो इस बार जो सीएम बने हैं कौन है? भगवंत मान जी हैं। कौन है? भगवंत मान जी। तो भगवंत मान जी कौन बने हैं? सीएम बने हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है? आप बताइए जरा कि जो पंजाब है, पंजाब के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो देखिए दोस्तों, गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। कौन है? बनवारी, तो बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित जी क्या है? पंजाब के गवर्नर है। गोवा की बात करते हैं तो देखिए गोवा के कौन है? गोवा की बात करें तो गोवा के जो सीएम आपको मिलेंगे वो प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत कौन है? गवर्नर है। तो प्रमोद सावंत कौन है? प्रमोद सावंत सीएम हो गया। और यहीं पर अगर गोवा के आपको पूछा जाए कि गवर्नर कौन है, तब कौन है, तब आपको ध्यान रखना है ये प्रमोद सावंत है ना, तो आपको इसे लिख देना है पीएस। सेम लिख दिया। फिर पीएस आपको ध्यान रखना है श्रीधरन, पीएस श्रीधरन या पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो गवर्नर मिल गए पीएस श्रीधरन पिल्लई। और उत्तराखंड की बात करें तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का आपको ध्यान रखना है कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी जी सभी जानते हैं, हम डिटेल से कुछ और डिस्कस करेंगे मणिपुर के बारे में। तो पुष्कर सिंह धामी जी सीएम हो गए। और गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह जी हो गए। तो गुरमीत सिंह जी हो गए। और उत्तराखंड के स्टूडेंट को यह बताना है कि जो गुरमीत सिंह जी यहाँ पे जो गवर्नर बने हैं वो कौन से कर्म के हैं। तो यहां तक तो आपने देख लिया। अब जरा मणिपुर के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मणिपुर की बात करते हैं। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से दोस्तों यहां पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहां के सीएम की बात करते हैं और फिर बात करते हैं यहां के गवर्नर की। तो सीएम कौन है मणिपुर की? जो कंफ्यूज होता है बहुत बार, तो बताइए जरा कि मणिपुर के जो वर्तमान सीएम है उनका नाम क्या है? तो मणिपुर के जो वर्तमान सीएम है दोस्तों उनका नाम है एन बीरेन सिंह। तो एन हो गया, वीरेन हो गया और सिंह हो गया। तो एन बीरेन सिंह कौन है? सीएम है। और गवर्नर की बात करें दोस्तों तो गवर्नर कौन है? उनका नाम है ला गणेशन। तो ला गणेशन क्या है? गवर्नर का नाम है। तो दो चीजें देख लिए, सीएम देख लिया है एन बीरेन सिंह है, गवर्नर देख लिया ला गणेशन जी है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें विधानसभा सीट की, विधानसभा सीट की, तो अभी हमने देखा था कि कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60 विधानसभा सीटें हैं। तो मणिपुर में विधानसभा सीटें कितनी है? 60 है। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है। और गवर्नर कौन है? ला गणेशन जी हैं। अब कुछ और फैक्ट देख लीजिए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और फैक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हम बात करें, जो मैरी कॉम जी है, जो 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है मुक्केबाजी में, वो यहीं से संबंधित है। तो मैरी कॉम का संबंध कहां से है? मणिपुर से है। कंफ्यूज हो जाता है इंसान जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। मणिपुर आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, या नागालैंड आ जाएगा, या फिर आपके पास मिजोरम आ जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट मिजोरम चले जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, मणिपुर से संबंधित है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम का संबंध कहां से है? मैरी कॉम का जो संबंध है दोस्तों, वो कहां से है? मणिपुर से ही है। और यहां से दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर अभी कुछ समय पहले जीआई टैग मिला था। किसे मिला था? चाक हावो को मिला था। किसे मिला था? चाक हावो। तो चाक हावो को जीआई टैग मिला था। ये एक प्रकार का काला चावल है जिसे क्या मिला था? यहां पे जीआई टैग मिला था। फिर देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वो यहां पे यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना इंफॉल मणिपुर में की गई थी, यानी इसकी राजधानी में की गई थी। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, तो बताइए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो यह आपको कहां पे मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जब राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात हुई है, तो खेलों से संबंधित बात हुई है, और खेलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जो काफी चर्चा में है आज के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से, यूकेएसएससी के हिसाब से, तो वह आपको ध्यान रखना है। पूछे जाते हैं प्रश्न, चाहे आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, यूकेएसएससी के हैं, रेलवे के, कहीं के भी स्टूडेंट है, यह ऐसे प्रश्न है जो बार बार पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात हुई है, तो यहां पर अब बात हुई है खेलों की। तो खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यहां पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं, वह जो बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वह है खेलो इंडिया गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम को आपको पूछा जाएगा, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था वो कहां हुआ था। तो सबसे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन किया गया था वो 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 2018 में दिल्ली में किया गया था। फिर दूसरा कब किया गया था? दूसरा की बात करें तो 2019 में। कहां पे किया गया था? दूसरा की बात करें दोस्तों, तो दूसरा जो करा गया था वो कराया गया था पुणे में। और तीसरे की बात करें 2020 की, तो ध्यान रखना दोस्तों, 2020 का जो हुआ था वह गुवाहाटी में हुआ था। कहां पे हुआ था? गुवाहाटी, यानी असम में हुआ था। कहां पे हुआ था? असम में। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि यहां पे जो विनर था खेलो यूथ इंडिया गेम का 2018 में, तो वह कौन था? तो देखिए, वह थे हरियाणा, यानी हरियाणा यहां पे विजय थे। और यहीं पर बात करें पुणे की, तो पुणे में थे महाराष्ट्र। और असम की बात करें तो असम में भी कौन थे? महाराष्ट्र ही विनर था। यानी 2018, 2019, 2020, तो ये तो हो गए 3 साल। लेकिन अब इसके अलावा जो 2021 का था वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक आ गया था। लेकिन अब 2000 आपको पूछा जाएगा कि 2022 का कहां होगा। तो देखिए दोस्तों, 2022 का आपको पूछा जाए तो यह कहां पे होगा? पंचकुला में होगा। अब यहां पे हाल ही में इसका आयोजन कराया जाना है, जून के महीने में ही इसका आयोजन होना है, पंचकुला हरियाणा में। तो एक पार्ट तो आपने यहां पे देख लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हर फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद करिए। 2018 में दिल्ली में हुआ था और हरियाणा इसमें विनर था। 2019 में पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र इसमें विनर था, यानी सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र ले गया था। 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ था और यहां पर भी महाराष्ट्र विजय था। और लास्ट का 2021 में होना था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया और 2022 में अब हो रहा है, ये जून में अभी यानी शुरुआत हो रही है। और ये पंचकुला हरियाणा में होगा। कहां पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, देखिए, एक है खेलो इंडिया यूथ गेम, अब दूसरा जो दोस्तों वह है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। कौन सा है? यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह है यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो इसका आयोजन हुआ था वो आपको ध्यान रखना, यहां पे ये हुआ था 2020 में। और इसका जो आयोजन कराया गया था वो कहां पे कराया गया था? यह कराया गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और यह जो कराया गया था, यह कराया गया था भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा में। तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। कहां पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। और पूछा जाए दोस्तों यहां पे कि विनर कौन था, तो पंजाब जो यूनिवर्सिटी थी वह विनर थी। फिर 2021 में होने थे लेकिन पोस्टपोन हो गए। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया 2020 का। और 2021
2021 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2021 का पोस्टपोन हो गया था कोरोना के कारण, 2022 में हुआ। और इसकी बात करें तो यह कहां पे होगा, यह होगा जैन यूनिवर्सिटी में। कहां पे होगा, जैन विश्वविद्यालय में, जैन विश्वविद्यालय में। तो जैन विश्वविद्यालय कहां पे, बेंगलोर में, बेंगलोर यानी कर्नाटक में, तो बेंगलुरु में यानी यहां पे होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और पहला प्रश्न यहां पे हमारा क्लियर हो गया है। तो आई होप दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को, इन फैक्टों को आपको अभी याद करना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहां पे बताइए कि वर्तमान में भारत का जो लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसे बोलते हैं CGA, कंट्रोलर जनरल अकाउंट। तो कौन है, तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन A, B, C या फिर D, गिरीश चंद्र मुर्मू, दीपक दास, सोनाली साहा या फिर विनय कुमार। तो कौन सा इसका सही है, जरा बताइए, जरा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि वर्तमान में जो भारत के जो CGA हैं यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जी हां दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन A, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो क्या यह सही है, नहीं दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है ना दोस्तों, वह CGA नहीं है, वह है CAG, केग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो वह क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। तो ध्यान रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू यहां पे बिल्कुल गलत है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहां पे बिल्कुल गलत है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और यहीं पर दोस्तों अगर केग की बात करें ना, तो केग से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वह है आर्टिकल 148 यानी 148। आर्टिकल 148 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 148 में जो केग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो केग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये 148 में है, राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या होगी, नियुक्ति। किस आर्टिकल में है, यह जो आर्टिकल है दोस्तों यह मिलेगा आपको आर्टिकल 148 में। अब देखना दोस्तों, मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट इस चीज को क्या करते हैं, नजरअंदाज करके चलते हैं, लेकिन यूकेएसएससी ने आपको ऐसे प्रश्न पूछे भी हैं दोस्तों। ध्यान रखना, यूकेएसएससी अगर आपको डी प्रश्न पूछता है या फिर कोई आपको डी प्रश्न पूछता है तो किस प्रकार पूछेगा। सबसे पहले आपने देखा 148 में के की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की गई है, ठीक है। फिर अब दूसरा आर्टिकल यहां पे देखिए, एक हो गया आर्टिकल 149, आर्टिकल 149। और आर्टिकल 149 में क्या बताया गया है, जो केग के जो कार्य है उसके बारे में बात की गई है। तो केग के क्या कार्य है, आर्टिकल 149 में है। और यहीं पर दोस्तों एक और आर्टिकल जो आपको ध्यान रखना है वह है आर्टिकल 151, आर्टिकल 151। और यहां पे क्या बताया गया है कि यहां पे यह बताया गया है कि जो केग है उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और फिर राष्ट्रपति के माध्यम से जो वह रिपोर्ट है संसद में पेश की जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट किसकी होती है, केग की होती है। तो ध्यान रखना, केग द्वारा रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपना, केग द्वारा रिपोर्ट यानी जो इन्होंने एनालिसिस किया जो भी रिपोर्ट है, केग द्वारा रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपना, राष्ट्रपति को सौंपना। तो राष्ट्रपति को सौंपना, वह संसद में इसे क्या रखना, संसद में रखना, संसद में यानी राष्ट्रपति को सौंपकर फिर संसद में रखा जाता है। तो संसद में रखा जाना, संसद में रखा जाना। तो पूछा जाएगा कि यह किस आर्टिकल में है, तो यह ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला था ना वो अब यहां से शुरू होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए केग के बारे में आपने 3 आर्टिकल देखे, आर्टिकल 148, 149 और 151। आर्टिकल 148 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और यहीं पे दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि केग का कार्यकाल कितना होता है। तो अगर इसके कार्यकाल की बात करें ना तो 6 साल होता है। कितना होता है, 6 साल या फिर 65 वर्ष। तो 6 साल या तो 6 साल का होगा यानी 6 साल पूरा कार्यकाल लेगा, या फिर अगर 65 वर्ष पूरी हो गई तो वो रिटायर हो जाएगा। तो 6 साल या 65 वर्ष केग का कार्यकाल होता है। लेकिन दोस्तों अब जो आपको यहां पे ध्यान रखना है वो यहां पे यह ध्यान रखना है कि जो केग होता है ना दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि देखो 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो यूकेएसएससी ने आपको पूछा है 2 काम प्रमुख होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग का, ACC अकाउंटिंग लिख लेता हूं मैं, यहां पे अकाउंटिंग लिख लिया मैंने। और दूसरा होता है दोस्तों ऑडिटिंग का, ऑडिट। तो ऑडिटिंग की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें,
अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग को अगर हम हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे लेखांकन। लेखांकन, तो लेखांकन कहेंगे हम अकाउंटिंग को, लिख लिया यहाँ पे। और यहीं पर ऑडिटिंग की बात करें तो इसे कहेंगे हम निरीक्षण। क्या कहेंगे? निरीक्षण। तो अकाउंटिंग और निरीक्षण को आप यहाँ पे समझिए कि क्या यहाँ पे थोड़ा, अब मैं आपको यहाँ पे डीप बताने वाला हूं। तो देखिए, अकाउंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एक तिथि आपको ध्यान रखनी है, वह है 1976। और यही तिथि यूकेएसएससी ने आपको पूछा भी है। पूछा क्या था? पूछा यह था कि जो यहां पे जो केग है ना, केग का कार्य भारत सरकार के लिए क्या है? तो केग जो भारत सरकार के लिए जो काम करती है ना दोस्तों, वो क्या करती है? भारत के लिए यह केवल और केवल किसका काम करती है? केवल और केवल दोस्तों ध्यान रखना, ये ऑडिटिंग का काम करती है। केवल ऑडिटिंग का काम करती है। तो ध्यान रखना, केग का काम क्या है? केवल ऑडिटिंग करना। केग का काम क्या है? केवल ऑडिटिंग करना। किसके लिए? भारत के लिए, यानी पूरे भारत के लिए, यानी केंद्र के लिए। तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना कि केग का जो काम होता है वो भारत के लिए, यानी जो केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का कार्य होता है वर्ष 1976 से। जबकि 1976 से और पहले से भी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, ऑडिटिंग, तो अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग यानी लेखांकन व निरीक्षण का कार्य राज्य सरकार के लिए। किसके लिए? राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्य सरकार के लिए ये दोनों का काम करती है। तो एक फैक्ट यहां पे ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, नहीं समझे तो एक बार दोबारा से समझाता। देखिए, वर्ष 1976 से पहले जो केग था ना, वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग यानी लेखांकन और निरीक्षण, यह दोनों काम करती थी भारत सरकार के लिए, यानी केंद्र सरकार के लिए। लेकिन वर्ष 1976 के बाद इसने भारत सरकार के लिए, यानी केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का काम किया। क्या किया? केवल ऑडिटिंग का काम किया। और 1976 के बाद एक नया पद बनाया गया जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी अलग पद बनाया गया। और इसका काम होता था अकाउंटिंग का। किसका काम होता था? इसका काम होता था अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का जो कार्य है दोस्तों वो किसका है? CGA का है, ना कि केग का है। तो ध्यान रखना, ये कब से इसकी स्थापना हुई थी, यानी कब से इसका गठन हुआ था? 1976 से इसका गठन हुआ था। तो 1976 से CGA का गठन हुआ था। और 1976 से पहले जो केग था ये ऑडिटिंग का भी काम करती थी, अकाउंटिंग का भी काम करती थी। लेकिन यहीं पर जो राज्य सरकार है उसके लिए जो यहां पे जो केग है वो दोनों का काम करती है, अकाउंटिंग का भी करती है, ऑडिटिंग का भी करती है। तो इस फैक्ट को दोस्तों आराम से समझना। और यह तिथि 1976 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहां पे गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर यहां पे दोस्तों, यहां पे आपको पता करना है, ऑप्शन नंबर जो बी है ना दोस्तों, यहां पर यह गलत है। ये भूतपूर्व है। क्या है? भूतपूर्व, यानी 2000 यानी नवंबर दिसंबर से पहले ये क्या थे? ये क्या थे? जो लेखा महानियंत्रक है, यानी जो CJ है, पहले थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है दोस्तों सोनाली शाह। वर्तमान में कौन है? सोनाली शाह। और सोनाली शाह से पहले थे दीपक दास। तो सोनाली शाह से पहले कौन थे? दीपक दास। और वर्तमान में कौन है? सोनाली शाह, यानी जून 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे एग्जाम आपको दिसंबर से पहले का पूछ रहा है, तो दिसंबर से पहले से आपको पूछ रहा है, तो वहां आपको ऐसा पूछेगा कि दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो CGA है वो कौन है? तो दीपक दास है। और यहीं पर दोस्तों विनय कुमार की बात करें तो यह कौन है? तो विनय कुमार की बात करें तो ये रेलवे बोर्ड है ना, जो रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के दोस्तों ये CEO हैं, CEO। तो रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष यानी जो प्रेसिडेंट है वो भी कौन है? यही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आई होप आपको याद हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि दिसंबर 2021 में हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया। आपने यह बताना है कि इस इवेंट का आयोजन किस देश में किया गया था। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि दिसंबर 2021 में जो हरनाज संधू है उसे मिस यूनिवर्स चुना गया। पहले तो फैक्ट यही है कि हरनाज संधू को हाल ही में यानी 2021 में मिस यूनिवर्स चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन अब आपको यह बताना है कि इसका आयोजन, जो मिस यूनिवर्स का जो आयोजन कराया गया था, ये कहां पे कराया गया था, यह इवेंट कहां पे हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको यहां पे जो C दिखाई दे रहा है यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपको D दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो D है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। तो कहां पे आयोजन हुआ था? इजराइल में आयोजन
आयोजन हुआ था। तो कहां पे आयोजन हुआ था? इजराइल में आयोजन हुआ था। जो इजराइल का जो एलात शहर है वहां पे इसका आयोजन हुआ था। तो यहां तक ही हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हुई है मिस यूनिवर्स की बात। किसकी बात हुई है? मिस यूनिवर्स की बात। तो देखिए मिस यूनिवर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मिस यूनिवर्स से आपको क्या फैक्ट रखने हैं ध्यान। जब हम दोस्तों मिस यूनिवर्स की बात करें तो आपको पूछा जाएगा कि 2020 में कौन था। तो 2020 का आपको ध्यान रखना है, 2020 में कौन थे? उनका नाम था एंड्रिया मेजा। क्या नाम था? एंड्रिया। ध्यान रखना दोस्तों, क्या नाम था? एंड्रिया मेजा। तो एंड्रिया मेजा 2020 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। और ये कहां की थी? इनकी बात करें तो ये मैक्सिको की थी। कहां की थी? मैक्सिको की थी। और 2021 में हमारे भारत की, हमारे पंजाब की शेरनी कौन है? हरनाज संधू है। चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। तो कौन है? हरनाज संधू। हरनाज संधू। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और हरनाज संधू से दोस्तों आप यहां पे यह भी ध्यान रख सकते हो कि जो हरनाज संधू है ना, इन्हें 2021 में, ध्यान रखना, हरनाज संधू को 2021 में मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब भी मिला था। मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब 2021 में हरनाज संधू को मिला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 पे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए जरा कि इसका सही आंसर क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दोस्तों जो भारत की जो रैंक है ना वो 46 है। तो भारत की रैंक कितनी है? 46 है। और यहीं पर अगर फर्स्ट की पूछी जाए तो पहला जो स्थान है वह किसका है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखिए दोबारा से कि पहला जो स्थान है वह स्विट्जरलैंड का है और भारत का स्थान 46 है। भारत का स्थान 46 है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा जो स्थान है वह स्वीडन का है, तीसरा यूएसए का है। और यहीं पर बात करें कि इसे जारी कौन करता है, तो इसे जो जारी करता है वो करता है विपो, यानी WIPO, विपो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो विपो द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यहीं पर बात करें 2020 में, तो 2020 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी? 48 थी। तो 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? 48 थी। तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पे जो और ऑप्शन है वो देखिए दोस्तों, यहां पे जो आपको 135 दिखाई दे रहा है ना, यह जो रैंक है ये किसकी है? 135 की बात करें तो यह जो रैंक है दोस्तों वह है ग्लोबल पीस इंडेक्स की। यहां पे लिख लेता हूं मैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 2021 में, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, यहां पे 2021 की बात करें 2021, तो 2021 में ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। और यहीं पर बात करें कि अंतिम किसकी है, तो अंतिम जो दोस्तों आपको मिलेगी वह जो मिलेगी आपको अफगानिस्तान की। और पहले की बात करें तो पहला कौन है? आइसलैंड। तो देखिए फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आ गया, आइसलैंड आ गया। और लास्ट की बात करें तो लास्ट में जो आएगा वो आएगा अफगानिस्तान। तो लास्ट तो आ गया अफगानिस्तान, पहला जो आ गया आइसलैंड। और यहीं पर बात करें भारत की, तो भारत की कितनी है? भारत की है 135। अब 142 की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 142 की, तो 142 की बात करें तो इसकी रैंक जो है वह है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स। तो ध्यान रखना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है, कब की बात कर रहे हैं? देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2021 की बात कर रहे हैं। तो 2021 में भारत की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वहां पे जो रैंक है वो 142 है। कितनी है? 142 है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर बात की जाए दोस्तों तो पहला स्थान आता है नॉर्वे का, नॉर्वे के बाद दूसरा आता है फिनलैंड का, और फिर तीसरा स्थान जो आता है वो आता है स्वीडन का। तो नॉर्वे, फिनलैंड आपको पहले दूसरे स्थान पर ध्यान रखना है। जारी कौन करता है? जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करें दोस्तों तो यह जारी करता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की बात करें तो भारत की रैंक 142 है। नॉर्वे, फिनलैंड पहले दूसरे स्थान पर है। जारी करता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें 2022 की, तो 2022 की बात करते हैं तो 2022 में जो भारत की जो दोस्तों रैंक है वो कितनी है? भारत की जो रैंक है दोस्तों वह है 150। तो 2022 में भारत की रैंक 150 है। और
2021 की बात करें तो भारत की रैंक कितनी है, 142 है। अब लास्ट है यहाँ पे जो 136 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह है हैप्पीनेस इंडेक्स में, किसमें है, यह है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने आपको 4 पॉइंट दिखाए हैं, इन चारों को आपको याद करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कब की बात कर रहे हैं, यह जो रैंक है दोस्तों 2022 की है, 2022 की, तो 2022 की रैंक में 136 है। और यहीं पर अगर 2021 की पूछा जाता तो 2021 में जो रैंक थी वो कितनी थी, 139 थी, तो 2021 में 139। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाता है कि इसे जारी करने वाली संस्था कौन है, तो ध्यान रखना UNSDSN है, UNSDSN है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यह हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लामितीय सेना अभ्यास किन 2 देशों के मध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसका आंसर आपको बताना है कि जो लामितीय जो सेना अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच में है, भारत मालदीव, भारत कतर, भारत सऊदी अरब या फिर भारत और सेशल्स के बीच में। तो किसके बीच में है जरा बताइए जरा। 5वां लामितीय जो सेना अभ्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बताइए लामितीय जो सेना अभ्यास है वो किसके बीच में है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आपको सही आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल सही है। तो भारत और सेशल के बीच में लामितीय सेना अभ्यास होता है, यह अरब सागर में हुआ था 2021 में। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें सऊदी अरब और भारत के बीच में, तो सऊदी अरब और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल मोहम्मद। ध्यान रखना क्या है, अल मोहम्मद, अल मोहम्मद, अल मोहम्मद, अल मोहम्मद अल हिंदी, अल मोहम्मद अल हिंदी। तो ध्यान रखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास किसके बीच में है, भारत सऊदी अरब के बीच में है। कतर तो हाल ही में बहुत चर्चा में है, कतर और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है, कतर की बात करें तो जायर अल बशर। तो ध्यान रखना दोस्तों क्या है, यहां पे लिख लेता मैं जायर, जायर अल बशर, अल ध्यान रखना अल बहर कर लेता हूं, अल बहर। तो जायर अल बहर जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और कतर के बीच में है। और मालदीव की बात करें दोस्तों तो मालदीव के बीच में कौन सा है, तो भारत और मालदीव के बीच में जो युद्ध अभ्यास है वो कौन सा है, एक्वेरिन है, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास। तो एक्वेरिन युद्ध अभ्यास किसके बीच में है, भारत और मालदीव के बीच में। तो याद करें दोस्तों अभी भारत सेशल के बीच में लामितीय युद्ध अभ्यास, भारत सऊदी अरब के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास, भारत कतर के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जायर अल बहर हो गया, और भारत मालदीव की बात करें तो क्या है इसका नाम, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अजय वारियर की बात करें, एक काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अजय वारियर। और अजय वारियर की बात करें दोस्तों, अजय वारियर की बात करें तो यूके इंडिया के बीच में है। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि मित्र शक्ति की बात करें, मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति आपको पूछा जाए तो किसके बीच में है, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका के बीच में क्या है, मित्र शक्ति है। और गरुड़ शक्ति की बात करें तो किसके बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में है। तो यहां तक दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट ध्यान रख लेना वह है सूर्य किरण, सूर्य किरण। और सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है वो नेपाल के साथ होता है, भारत नेपाल के साथ होता है। और ये हाल ही में कहां पे हुआ था, ये पिथौरागढ़ में हुआ था, इसलिए उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिथौरागढ़ में हुआ था सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, हाल ही में 15वां था ये। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है और पूछा है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो बताइए जरा कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है, तो बताइए दोस्तों कब इस दिवस को मनाया जाता है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वह जो आपको मिलेगा वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 जो यहाँ पे अक्टूबर है तब मनाया जाता है। और यहीं पर दोस्तों बात करें तो इसे मनाने का कार्य कौन है, जैसे FAO है, यानी क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में कहें तो इसका मतलब क्या हुआ, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि
कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यह पूछा जाए कि जो FAO है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो 16 अक्टूबर 1945 को, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कनाडा के जो क्वेबेक सिटी है वहां पे हुई थी, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वह हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, यह मिलेगा आपको रोम में। कहां पे मिलेगा, रोम में मिलेगा। तो यहां तक आपने देख लिया है। अब देखिए दोस्तों यहां पे है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यहां पे पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, पोलियो दिवस। तो देखिए पोलियो दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर की बात करें दोस्तों तो यह तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है उनकी याद में मनाया जाता है। और यह जो दिवस है दोस्तों उसे कहते हैं विश्व, आपको पूछा जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे पूछा जाए तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र यानी विश्व छात्र दिवस। तो विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर। किसकी याद में, एपीजे कलाम जी की याद में। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर 1945 को जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर रोम में है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस और पोलियो दिवस। और यहीं पर दोस्तों जो 9 अक्टूबर है ना, 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर की बात करें तो 9 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर 10 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय डाक दिवस। तो राष्ट्रीय डाक दिवस, तो राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। और दोस्तों अगर कुछ और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे 8 अक्टूबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर की बात करें तो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अगर 5 अक्टूबर की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो अक्टूबर के सारी इंपॉर्टेंट डेट यहां पे ये थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, द प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। तो प्रोमिस्ड जो यहां पे जो द प्रोमिस्ड लैंड जो पुस्तक है इसे जो लिखा था वह बराक ओबामा ने लिखा था। किसने लिखा था, बराक ओबामा की यह पुस्तक है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको और पूछा जाए, जैसे बात करें अनुपम खेर की, तो देखिए अनुपम खेर की बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम क्या है, योर बेस्ट डे इज टुडे। योर यहां पे लिख लेता मैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां पे लिख लेता हूं योर बेस्ट डे, योर बेस्ट डे इज टुडे। तो योर बेस्ट डे इज टुडे, तो योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे। तो यह किसकी पुस्तक है, अनुपम खेर की है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाता जो काफी इंपॉर्टेंट है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स की बात करें, जो प्रणब मुखर्जी है ना, इनकी जो पुस्तक का नाम है यह है द प्रेसिडेंशियल ईयर। तो द प्रेसिडेंशियल ईयर किसकी पुस्तक है, प्रणब मुखर्जी की है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको पूछा जाए जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे यह तो आपने देख लिया है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि जो बिल गेट्स है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी एक पुस्तक का नाम है और वह है हाउ टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट पेंडेमिक। हाउ टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट पेंडेमिक, नेक्स्ट पेंडेमिक। तो नेक्स्ट पेंडेमिक, तो ध्यान रखें दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये चारों पुस्तक आपने देख ली है। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की है, द प्रेसिडेंशियल ईयर की बात करें प्रणब मुखर्जी की है, और यहीं पर बात करें हाउ टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट पेंडेमिक यह बिल गेट्स की है, और बराक ओबामा की कौन सी है, द प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक की है। और एक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पे यह है कि माई लाइफ माई मिशन। तो माई लाइफ माई मिशन की बात करें तो यह किसकी है, यह जो पुस्तक है वह बाबा रामदेव जी की है, बाबा रामदेव की जी है, यानी इनकी यह पुस्तक है। और इनके साथ जो मिलकर लिखी थी वह लिखी थी उदय माहुरकर। तो उदय माहुरकर और बाबा रामदेव जी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी बाबा रामदेव के संबंध में। तो यहां तक दोस्तों आपने देखा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला राजदूत कौन सी है, पृथिका यास्नी, ज्योतिका मंडल, शबनम मोशी या फिर गौरी सावंत। तो बताइए दोस्तों क्या है, और यह जो सभी महिलाएं हैं ये कौन है, ये ट्रांसजेंडर महिलाएं और बहुत प्रसिद्ध है अपने क्षेत्र में। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो गौरी सावंत बिल्कुल सही आंसर है।
पृथक यासनी जी की बात करें तो भारत की पहली महिला ये कौन है, ये हैं पुलिस ऑफिसर। तो ध्यान रखना भारत की पहली महिला पुलिस ऑफिसर हैं तो कौन है, पृथिका यासनी। ज्योतिका मंडल की बात करें तो ज्योतिका मंडल भी भारत की पहली महिला, तो ज्योतिका मंडल ध्यान रखना दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिका मंडल की बात करें तो भारत की जो पहली महिला जज है, यानी जज कौन है, तो यहां पर यही है। तो भारत की पहली महिला जज कौन है, यही है ज्योतिका मंडल, यानी ट्रांसजेंडर जज की बात कर रहे हैं। और शबनम मोशी की बात करें दोस्तों तो भारत की यानी पहली महिला जो ट्रांसजेंडर जो एमएलए है, एमएलए, तो भारत की पहली महिला जो ट्रांसजेंडर जो एमएलए हैं मध्य प्रदेश से थी वो शबनम मोशी जी हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर कुछ और फैक्टर आप ध्यान रखना चाहते हैं जैसे प्रियंका मोहिते, काफी नाम पे रहता है प्रियंका मोहिते, और प्रियंका मोहिते की बात करें तो पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट जो अन्नपूरा है उसे फतेह किया था। और हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला जो फ्लाइट इंजीनियर है वह हैं। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूकेएसएससी यह प्रश्न आपको पूछ भी चुका है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि भारत का पहला वाटर पार्क, भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला डॉग पार्क और भारत का पहला फायर पार्क। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे जो आपको सी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही नहीं है। चंडीगढ़ की बात करें तो यह उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क, तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में है। और भारत का पहला डॉग पार्क, भारत का पहला डॉग पार्क, तो भारत का पहला डॉग पार्क की बात करें दोस्तों तो वह आपको मिलेगा हैदराबाद में। और यह प्रश्न यूकेएसएससी और यूकेपीएससी दोनों ने पूछा है, हैदराबाद। तो ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में है, भारत का पहला जेंडर पार्क यहीं पर है यानी कोझिकोड केरल में है, और भारत का पहला जो वाटर पार्क है वो कहां पर है, गुरुग्राम में है। ध्यान रख लेना काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत में है, भारत का पहला चीनी संग्रहालय यह आपको शिवाजी नगर में मिलेगा, और देश का सबसे लंबा जो सस्पेंशन ब्रिज की बात करेंगे तो वह आपको उत्तराखंड में मिलेगा, डोगरा चांटी पुल मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 यह हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रमुख राष्ट्रीय योजना है और आपको सम्मिलित करना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। उजाला योजना 1 जून 2015 यानी सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। उजाला योजना 1 जून 2015, सांसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014, पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 और पीएम जन आरोग्य योजना की बात करें तो 23 सितंबर 2019। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे उजाला योजना, तो 1 जून तो गलत है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वह है 1 मई वर्ष 2015 को, 1 मई 2015 को। तो उजाला योजना की बात करें तो ये एलईडी से संबंध है, यानी इसकी जो फुल फॉर्म आप यहाँ पे देखोगे ना ये कुछ इस प्रकार है, उजाला। तो उजाला से यानी यहाँ पर ये मिलेगा आपको उन्नत ज्योति एफोर्डेबल जो एलईडी फॉर ऑल, कुछ ऐसा इसकी क्या है फुल फॉर्म है। तो 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम जो है यह बिल्कुल सही है, यानी 11 अक्टूबर 2014 से ही इसकी शुरुआत हुई थी और जेपी नारायण की जो यहाँ पे जो जन्मतिथि है उस पर शुरू की गई थी। पीएम उज्ज्वला योजना की बात करें तो यह बिल्कुल गलत है, इसका जो सही आंसर है वह है 1 मई 2016। तो 1 मई 2016 को पीएम जो उज्ज्वला योजना है यह शुरू की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीएम जन आरोग्य योजना की बात करें तो 23 सितंबर 2018 है, 23 सितंबर 2018। तो 23 सितंबर 2018 इसका बिल्कुल सही आंसर है। रांची से शुरुआत हुई थी और यहां पर अगर बात करें तो इसकी बात करें तो ये 5 लाख इसका बीमा योजना मिलता है। अब ये बताइए जरा जो पीएम उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत किस जगह से की गई थी, है ना। तो बताइए इसमें से अगर आप बता सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। टोटल 15 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ष 2011 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम आपको लगभग 3-4 दिनों के भीतर 50 क्वेश्चन कराएंगे और इन 50 क्वेश्चन के आधार पर आपको लगभग 500 से ज्यादा स्टैटिक जीके देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 के आसपास आज हम दे रहे हैं, 150 के आसपास ऐसे कल परसों भी हम आपको देंगे। तो वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो बताइए जरा कब दिया गया था। तो वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो बताइए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार। तो 2021 के साहित्य नोबेल पुरस्कार की बात की गई है। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे जो आपको सी दिखाई दे रहा है डॉक्टर अब्दुल रजाक गुरनाद, यह बिल्कुल सही है।
तो अब्दुल रज़ाक गुरनाथ को 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर 2020 की बात करें तो 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहां तक ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2021 में किसे दिया गया था? यह जो दिया गया था ये शांति के लिए दिया गया था, शांति के लिए। तो ध्यान रखना 2021 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? दामित्री मुराटोव और मरिया रेशा को दिया गया था। दामित्री मुराटोव रशिया से संबंधित है, तो ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और 2020 की बात करें, 2020 शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल, तो 2020 का जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह जो दिया गया था, ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 से शुरुआत हुई थी, 6 कैटेगरी में दिया जाता है, पहले 5 कैटेगरी में दिया जाता था और 1968 से अर्थशास्त्र भी जोड़ा गया था जो अलग कैटेगरी थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आपको डेविस जूलियस एंड आर्डम पुटलियन जो पटापुटियन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो ध्यान रखना है दोस्तों, यह कौन है? इनकी बात करें तो इन्हें चिकित्सा का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल। तो चिकित्सा का नोबेल किसे मिला था? डेविड जूलियस आर्डम पटापुटियन। और यह कब का है? 2021 का। तो देखिए दोस्तों, इसे याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक फैक्ट आपको जरूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है कि वर्ष 2021 में हुई 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह तो सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ब्रिक्स से बिल्कुल सही है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स से आपको क्या क्वेश्चन बनेंगे? देखिए, सबसे पहले 2001 में, तो ध्यान रखना जो यहाँ पे जो ओ नेल है, ओ नेल, ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ओ नेल, ओ नेल, तो ओ नेल द्वारा सबसे पहले परिकल्पना की गई थी, परिकल्पना, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना की गई थी कब? 2001 में एन ओ नील के द्वारा। और यहीं पर अगर बात करें इसकी स्थापना की बात करें तो जून 2009 में, जून 2009 में इसका फाउंडेशन हुआ था। पहला समिट जो इसका हुआ था वो याक्टेनबर्ग में हुआ था, याक्टेनबर्ग में, यानी जो पहला जो ऑफिशियल वर्ग था यानी ऑफिशियल जो समिट था ये याक्टेनबर्ग में हुआ था, रूस में हुआ था, 2009 में हुआ था। तो ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है याक्टेनबर्ग। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई है जिस बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक की बात करें तो इस बैंक में हाल ही में कुछ नए सदस्य जुड़े गए हैं। टोटल 9 सदस्य हैं। कितने हैं? 9 सदस्य। एक तो ब्रिक्स हो गया, यानी ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 5 तो आपको ये दिख गए। इसके अलावा जो और है, एक है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। इसके अलावा मिलेगा आपको UAE। इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको इजिप्ट। और इसके अलावा दोस्तों एक ध्यान रखना है, उसका नाम क्या है? उरुग्वे। तो उरुग्वे की बात करें जो यहाँ पे साउथ अमेरिका का जो देश है वह भी इसका सदस्य हो गया है। तो यहाँ पे इसके टोटल 9 सदस्य हैं। और इस बैंक की बात करें तो जुलाई 2014 में इसकी स्थापना की बात की गई थी, यानी जो फार्टिलेजा जो समिट था ब्राजील में वहां पे की गई थी। और मई 2015 में इसने काम करना शुरू किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ये संघाई में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? संघाई में, जो चाइना है वहां पे इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और के बी कामत इसके पहले प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आंद्रे अजोले किस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा बताइए कि जो आंद्रे अजोले हैं वो किस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे? तो आंद्रे अजोले किस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे? यूनेस्को के व्यक्ति है, यानी यूनेस्को के हैं, UNDP के हैं या फिर UNEP के हैं? तो किस संस्था के ये प्रमुख व्यक्ति है, जरा बताइए, जरा काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर राइट आंसर की बात करें आंद्रे अजोले की तो वह बिल्कुल सही है, यानी यूनेस्को के हैं, यानी यूनेस्को के ही हैं। तो यूनेस्को के जो हेड है वो कौन है? आंद्रे अजोले हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे यूनेस्को से आपको कुछ ध्यान रखना है। जैसे बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की अगर आपको पूछा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर। कब हुई थी? 16 नवंबर 1900 कब को हुई थी? 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो पेरिस फ्रांस में मिलेगा। तो हेडक्वार्टर तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहीं पर अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे बात करें एजुकेशनल, एसेस, साइंटिफिक और एंड यहाँ पर अगर बात करें कल्चरल, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। और UNDP की बात करते हैं तो UNDP का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और UNDP की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 22 नवंबर, ध्यान रखना 22 नवंबर 1965। तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहीं पर इसका जो हेडक्वार्टर आपको पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहां पर इसका? न्यूयॉर्क में है। तो UNDP का हेडक्वार्टर
न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड की बात करें तो जो अचिम स्टेनर हैं, यानी यहाँ पे लिख लेता मैं अचिम स्टेनर। तो एचिम स्टेनर वर्तमान में इसके कौन है, हेड हैं। तो एचिम स्टेनर इसके क्या है, हेड है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात करें तो इसकी बात करें तो 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए तो इसके जो हेड है वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है इंगर एंडरसन। तो इंगर एंडरसन इसके वर्तमान में हेड है। और नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। तो इन चारों फैक्ट को आप यहां पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेंस 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताइए दोस्तों कि मेंस 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता था। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आपको राइट आंसर मिलेगा वह आपको मिलेगा राफेल नडाल। किसने मिला है, यानी राफेल नडाल इसका सही है। तो 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ तो इसे जीता था राफेल नडाल ने। और यहीं पर दोस्तों बात करें, अगर हम बात करें 2021 की, तो देखिए सबसे पहले तो होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच के बाद आपको ध्यान रखना है विंबलडन। और विंबलडन के बाद जो होता है वो होता है यूएस। यानी जो ये लॉन्ग टेनिस जो खेल है ना, इसके 4 आयोजन होते हैं साल में। एक होता है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा फ्रांस में, तीसरा विंबलडन में और चौथा की बात करें यूएस में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें 2021 का, तो ये किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने जीता। किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने जीता। तो 2000 अगर पूछा जाए कि किसने जीता, जोकोविक ने जीता था। और इसे हराया किसने था, यानी जोकोविक ने किसे हराया था, जो डेनिल मेदवेदेव है, डेनिल जो यहाँ पे आपको जो डेनिल मेदवेदेव दिखाई दे रहा है ना, इसे हराया था। तो फ्रांस की बात करें तो यह भी इसने जीता था। और विंबलडन की बात करें तो विंबलडन भी इसने जीता था। लेकिन जो यूएस ओपन है ना दोस्तों, यह किसने जीता था, यह जीता था डेनिल मेदवेदेव ने। तो डेनिल मेदवेदेव ने जीता था। और किसे हराया था, इसी जोकोविक को हराया था। तो देखिए डेनिल मेदवेदेव आपको पूछा जाए तो ये कहाँ के हैं, ये रूस के खिलाड़ी है। और जोकोविक की बात करें तो जोकोविक कहाँ के हैं, जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखना, जो 2021 के जो तीनों जो यहाँ पे गेम थे, तीनों जो इवेंट थे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन, जोकोविक ने जीता। लेकिन जो यूएस वाला था वो डेनिल मेदवेदेव ने जीता। फर्स्ट वाला जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जोकोविक ने डेनिल मेदवेदेव को हराया था। और लास्ट वाले में डेनिल मेदवेदेव ने अपना बदला लिया और जोकोविक को हराया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि प्रमुख रामसर साइट है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में, टाबरताल बेगूसराय बिहार में, तोशोकर की बात करें लद्दाख में और आसन वेटलैंड की बात करें तो यह उत्तराखंड में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ए दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिए पंजाब में नहीं है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा हरियाणा में। कहाँ पे मिलेगा, हरियाणा में। बाकी बिल्कुल सही है। और रामसर साइट की बात करें दोस्तों, तो रामसर साइट से आपको ध्यान रखना है क्या है, 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। और 2 फरवरी को ही वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर जो ईरान की जो जगह है वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। यानी जो वेटलैंड जो यहाँ पे रामसर साइट है उसकी शुरुआत हुई थी। वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर पूछा, यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ कि वर्तमान में भारत की कितनी साइट है, तो वर्तमान में भारत में टोटल 49 साइट है। पहले 47 थी, 2 और जुड़ी है अभी हाल ही में 2022 में, यानी फरवरी 2022 में। और कौन कौन सी जुड़ी है, तो देखिए दोस्तों वह जुड़ी है, एक जुड़ी है बखीरा, ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड सेंचुरी। तो बखीरा वाइल्ड सेंचुरी जुड़ी गई है। ये कहां पर है, ये आपको मिलेगी यूपी में, संतनगर कबीर में। और दूसरे की बात करें, जो दूसरी है दोस्तों उसका नाम है खिजड़िया। तो खिजड़िया की बात करें तो खिजड़िया जो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको मिलेगी गुजरात में। तो टोटल कितनी होगी वर्तमान में, 49 हो गई। अगर 2021 की अगर दिसंबर तक के हिसाब से आपको पूछा जाए तो 47 थी। फरवरी 2022 में ये दोनों जो साइट है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजड़िया, ये दोनों जोड़ी गई थी। तो टोटल कितनी हो गई, 49 हो गई। सबसे अगर बड़ी साइट की बात करें तो जो सुंदरवन डेल्टा है वह है। सबसे छोटे की बात करें तो रेणुका वाला जो हिमाचल प्रदेश का वह सबसे छोटा है। और इन फैक्टरों को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि
2021 की थीम की बात करें तो वेटलैंड की थीम आपको पूछा जाता है कि 2021 की थीम क्या थी। तो देखिए दोस्तों 2021 की जो थीम थी वो थी वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। तो वेटलैंड एंड वाटर 2000। और यहीं पर अगर आपको 2022 की पूछा जाए, 2022 की, तो ध्यान रखना 2022 की जो थीम थी वह थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल नेचर। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वेटलैंड एक्शन, देखिए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स, यहाँ पे लिख देता साफ साफ ना दिखे, फॉर पीपल्स वेटलैंड्स, देखिए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स, ध्यान रखना पीपल्स नेचर। तो यह 2022 की थीम थी। तो देखिए दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वाले प्रश्न थे आज हमने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, और बहुत बार आपको यहाँ पे ये पूछे जाएंगे। तो आई होप दोस्तों अगर आप इन फैक्ट को याद कर लेते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड फैक्ट है, हर एक फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इन सभी को अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। कल शाम तक आपको इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, और हिंदी वाली पीडीएफ हम आज कोशिश करेंगे जो हमारी हिंदी की क्लासेस थी उन सभी की एक कॉमन पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।